प्रसून जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज रिपब्लिक के संगम में पधारे हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जब हमने संगम की परिकल्पना की, उसमें सबसे पहले आपका नाम आया। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग पहाड़ से आते हैं, दुर्गम इलाकों से आते हैं, प्रसून जी भी वहीं से आते हैं। और प्रसून जी का जन्म वहां पर हुआ है जहां छायाविद के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री सुमित्रानंदन पंत रहे। उन्होंने प्रकृति को लेकर बहुत कुछ लिखा। और सुयेशा, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, जीवन को जीने की बात करते हैं, दृढ़ता की बात करते हैं, तो प्रसून जी ने उन सबको अपनी कलम से पिरोया है। हम कहते हैं पत्रकारिता कलम की ताकत होती है, लेकिन आज हमारे सामने कलम की ताकत बैठी है। बहुत स्वागत सर आपका। सुयेशा, थैंक यू वेरी मच। मैं सर इसी से शुरू करना चाहूंगा कि जब हमने बहुत कुछ देखा है कविता के माध्यम से, प्रसून जोशी की कलम क्या कहती है, प्रसून जोशी कलम को कैसे अपने शब्दों में? जी, आपने पहले तो मैं चाहता हूं कि जो लोग आपके आपस में बात कर रहे हैं वो सुने। जी। तो क्योंकि थोड़ा चलिए सुन लीजिए कविता के बारे में भी। कहीं बड़ी इग्नोर बैठी है, कहीं कहीं से पकड़ के लाते हैं उसको, आंगन में बिठाते हैं, बातचीत करते हैं। तो आपने कहा पहाड़ों की थी। मैं समझता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं पहाड़ों से लुढ़कता हुआ एक पत्थर हूं। आप नदियों के किनारे जाते हैं, पहाड़ी नदियों के, तो आपको वहां पे पेबल्स, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो पड़े हुए मिलते हैं। और कई बार आप घूमते घूमते उन्हें उठाते हैं और देखते ये भाई किसने तराशा इसको, ये काफी एजेस इसकी बड़ी स्मूथ है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी ने बनाया बड़े इंटेंशन से। भाई किसने बनाया उसे ठोकरों ने बनाया है। मैं समझता हूं मुझे जो भी बनाया है ठोकरों ने बनाया है। लुढ़कता हुआ आ रहा हूं मैं। और आप लुढ़कते लुढ़कते किसी दिन किसी के हाथ पड़ जाते हैं, आप जैसे श्रोता मिल जाते हैं और कहते हैं यार बड़ा अच्छा लगा आप। लेकिन वो अच्छा आपको क्यों लगा? क्योंकि वो ठोकरों ने उसे तराश दिया। एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं मुंबई आया और अर्नब भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का कोई एक ऐसा नहीं है कहीं से। हम तो देखिए, मैं आंगन में उगा हुआ वृक्ष हूँ, पॉटेड प्लांट हूँ नहीं, तो कहीं भी नहीं लगा सकते आप मुझे। लगाएंगे तो अपनी जड़ों में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे उसको। लेकिन जब आप एक ऐसे जगह में आते हैं जहां पर आपको लगता है कि you need to know people, you have to have contacts, you have to have connections, people talk about so much of, आप कहीं से बिल्कुल ही नई सी एक ज़बान लेके आते हैं। मेरा जो लालन पालन हुआ है उसमें पहाड़ी भाषा के शब्द थे, आपने पंत जी की बात की, उनके शब्द थे। तो मुझे नहीं पता था कि फिल्मों में, एडवर्टाइजिंग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरी भाषा के टेकर्स होंगे कोई। मैं दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े कभी नहीं लिखता था। बिल्कुल। तो मेरी भाषा ही अलग थी। मेरी भाषा में आंचलिक वो था, टच था। और आई फील फॉर्चुनेट कि मेरे जैसे उस पत्थर को कोई जगह मिल गई अब। बट जिस तरह से आपका वैरायटी ऑफ वर्क है और आपका एक्सप्रेशन हर मीडियम में चेंज हो जाता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, पोएट्री हो, फिर बिल्कुल बॉलीवुड का एक अलग मीडियम, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो, चाहे वो एज अ लिरिसिस्ट हो। बात मैं अभी करूंगी आपके एडवर्टाइजिंग जीनियस की, और आपके कितने अवार्ड विनिंग कैंपेन्स रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया का कैंपेन, और किस तरह से आपने उसमें क्लासिकल का भी एक टच दिया है। किस तरह से आप एक प्रोडक्ट को लिंक करते हैं टू इट्स टारगेट ऑडियंस, और उसको सही तरह से एक्सप्रेस करना, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है, और इसका कितना कनेक्शन आपके चाइल्डहुड, आपके उत्तराखंड के बिगिनिंग से है? देखिए, आपको बहुत जल्दी क्रिएटिव होना मुझे लगता है एक तरह से सौभाग्य है, और एक तरह से बड़ा मुश्किल भी है। सौभाग्य इसलिए है कि कई बार आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो कुछ और तरह से उसको कहा जाए। और अब आपने कहा कि एयर इंडिया का आप लोगों ने, कितने लोगों ने उसका पता नहीं सेफ्टी वीडियो देखा है?
एक सेफ्टी वीडियो बनाना, मतलब इंस्ट्रक्शंस देना होता है। तो मुझे लगा कि मैं इंडियन क्लासिकल डांस का इसमें प्रयोग करके देखता हूं। इस थॉट आता है आपको, शायद इसकी वजह से लोग सेफ्टी वीडियो देख लेंगे कि अगर भरतनाट्यम में आपको बताया जाए कि कैसे बेल्ट पहननी है, तो शायद आप वो चीज जिसको बिल्कुल नहीं देखते देखने लगेंगे। तो मेरे मन में ये हमेशा चैलेंज होता है। और जब आप देखिए मध्यम वर्गीय परिवारों से, साधारण परिवारों से आते हैं और आपकी बात, आपके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं होते, आपके पास पेडस्टल्स नहीं होते, आपके पास मंच नहीं होते, तो आप अपना अंदाजे बयां बदलते हैं। बिल्कुल। और वो अंदाजे बयां मैं तलाश करता रहता हूं और अपनी बात को नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आई एम बेसिकली अ स्टोरी टेलर। मैं कहानी, मेरे आप गीत भी सुनेंगे तो उनमें आपको कहानी दिखेगी। मुझे लगता है हम सब कहानियां ही तो हैं। बिल्कुल। आप अभी सोचिए, आपके मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपका पूरा एक संसार है। आप मेरे सामने बैठे हैं, अभी एक शरीर है, थोड़ी देर में अगर आप अपना परिचय देते हैं, अपना जीवन बताते हैं, तो आप एक कहानी बन जाते हैं। हम सब छोटी छोटी कहानियां हैं। अगर एक शेर इस कमरे में घुस जाए तो हम उसके लिए सिर्फ शरीर हैं। वो डिस्टिंग्विश नहीं करने वाला कि वो अर्नब गोस्वामी बैठे हैं, ये प्रसून जोशी बैठे, अरे इसको पहले खाऊंगा, इसको बाद में खाऊंगा। देखिए, तो वो शरीर से आप कहानी बनते हैं और वो कहानियां ही तो हमको जोड़ती हैं एक दूसरे से। वो कहानियां ही हैं जो हम एक दूसरे में देखते हैं, वरना हम क्या हैं, एक भीड़ का हिस्सा है और उस भीड़ में गुम हो जाते हैं। तो मैं लोगों में, ब्रांड्स में, फिल्मों में कहानियां ढूंढता हूं, उनकी कहानियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं, कहने की कोशिश करता हूं। वो गीतों के माध्यम से कहूं, फिल्म के माध्यम से कहूं, चाहे मैं भाग मिल्खा भाग लिखता हूं तो मुझे मिल्खा सिंह जी की कहानी बतानी है। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क मी, उस टाइम पे मैं जब फिल्म को लिख रहा था, मुझे याद है, मैं, गॉड ब्लेस मिल्खा सिंह जी, पर वो मैं उनकी नरेशन रिकॉर्ड करता था कि भाई मुझे बताते थे जब वो। तो एक बार मैं वॉशरूम चला गया और वो रिकॉर्डर ऑन था, मैं बाद में आके सुन रहा था। तो वो कह रहे हैं अपने परिवार से, ये आदमी जो है स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, ये जो है मुझसे पर्सनल सवाल करता रहता है, कभी ये बताइए कि कौन दोस्त था, कभी ये स्पोर्ट्स के बारे में। तो सच भी यही है कि आई वॉज नॉट राइटिंग द फिल्म फ्रॉम द एंगल ऑफ ए स्पोर्ट्समैन। मेरे लिए वो एक इंसान की, ह्यूमन कहानी थी और मैं उसी तरह से उसे प्रस्तुत कर रहा था। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस, आपके जो सुनने वाले यंगर ऑडियंस हैं, मैं सबको ये कहता हूं कि आप सब लोग यूनिक हैं। आपका वेंटेज पॉइंट यूनिक है, ना आपके जैसा पहले कभी कोई हुआ है ना होगा। तो अपनी उस सिचुएशन को समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी चीज कहने को है जो ना किसी ने पहले कही गई है, ना कोई और कहेगा। तो जरूर कहें अपनी बात, अपनी बात जरूर कहें। आपने प्रसून जी जिक्र किया भाग मिल्खा भाग का, मुझे उसकी कुछ चंद पंक्तियां याद हैं। संटी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार। जी 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 जी। और आप इसी के साथ साथ समानांतर तौर पर लिखते हैं, मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं। ये दोनों अलग अलग भाव हैं। एक में जीतने की शक्ति है जी, कि मुझे जीतना है जी। एक में वो भाव है जो मां से अपनी बात नहीं कह पा रहे जी। प्रसून जी, मैं चाहूंगा कि आप बताएं भी और गुनगुनाएं भी इसे कि आपने कैसे दोनों को, क्योंकि इसको हम एक तराजू में तौल नहीं सकते हैं। जी देखिए, हमको लगता है कि हम एक ही लीनियर लोग हैं। आप एक नहीं है। वो निदा साहब ने कहा था कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, क्योंकि आप ही हैं जो एक भाई हैं, और आप ही हैं जो एक पति हैं, और आप ही हैं जो एक मित्र हैं, और आप ही हैं जो एक पुत्र हैं। आप में ही रहते हैं सब। तो जब आप दुनिया से दो हाथ करते हैं तो आपका जुझारू पक्ष सामने आता है, और जब आप मां के सामने आते हैं तो आपका बच्चा सामने आता है। मुझे याद है कि मैं, ये जो गीत था तारे ज़मीं पर, तो हमारी जो फिल्म स्क्रिप्ट्स होती है, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट जानते हैं उनको पता होगा कि जब स्क्रीन प्ले होता है तो उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन गाने के लिए कि देयर विल बी अ सेपरेशन सॉन्ग हियर, तो वहाँ पे लिखा होता है। अब आप
उसको किसी तरह से भी सोच सकते हैं कि बिछड़ के तुझसे कहाँ जाऊंगा मैं, बिखर जाऊंगा मैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा कहना चाहिए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तारे ज़मीं पर मेरे लिए एक बहुत पर्सनल अनुभव था। उससे पहले मैंने बचपन के बारे में या बच्चों के बारे में इतनी इंटेंसली नहीं सोचा था। तो सोचता रहा मैं, शंकर महादेवन उसकी कॉम्पोजिशन जो उसका वो कर रहे थे, मैं कभी जी। तो मुझे ये बताता हूँ आपको, मैं अपने बचपन में चला गया और मुझे याद आया कि जब हम उत्तराखंड में रहते थे, मेरी मदर एक टीचर थी एंड शी हैड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको जाना पड़ा। और मैं अपनी माँ से उससे पहले कभी अलग नहीं हुआ था, तो मैं उस बचपन में चला गया और मुझे लगा कि उस वक्त मुझे क्या अनुभूति क्या हुई थी, मुझे वो क्या भावना थी। तो तब मैंने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं मां, तुझे सब है पता। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मां, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी मां। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूं मां, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूं मां, तुझे सब है पता है न मां, तुझे सब है पता मेरी मां। और ये मां का जो मुझसे मैं समझता हूं कि ममत्व जो है, मातृत्व जो है, उससे बड़ी जो फीलिंग जो है ना वो अलग है, उससे बड़ी कोई फीलिंग है नहीं। और मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करता हूं, मातृत्व की भावना पुरुष में भी हो सकती है। ये मातृत्व एक भावना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आपके अंदर अगर मातृत्व भाव आ गया तो आप समझ लीजिए कल्याण हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा आपका। देन यू बिकम अ नर्चरर, इट्स नेचर, दैट्स व्हाई यू से मदर नेचर। इसलिए आप भारत मां कहते, क्योंकि उसमें एक मातृत्व अलग भावना है। मैं उस भावना की बात करता हूं, बार बार मैं उस पर लिखता हूं। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। दोबारा मैंने उसमें उस गीत को, आपने लुक्का छुपी में ये देखा होगा कि वहां पर भी लता जी ने इसको कैसे गाया था। और उस वक्त भी मेरे सामने एक सीन था कि एक मां ने अपने बेटे को खो दिया है और वो देखने वाली चिता जलती हुई, वहां पे गाना था नहीं एक्चुअली, देयर वाज अ बैकग्राउंड स्कोर व्हिच वाज प्लान्ड फॉर इट। A.R. Rahman had done that, and that refrain was beautiful. And I was thinking क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर ये माँ और बेटा हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं और बच्चा छुप गया है लेकिन मिल नहीं रहा है, और माँ कहती है मैं लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। वो कहता है क्या बताऊं मां कहां हूं मैं। अब वो ऐसी जगह चला गया है जहां से वो आ नहीं सकता। तो पहली बार वो बच्चा छिप गया ऐसी जगह जिस जगह से वो वापस नहीं आ सकता है। और मां कह रही है कि भाई कहां ढूंढूं तुझे, यहां भी देखा मैंने, वहां भी देखा, तो रोज तो मिल जाता है, आज नहीं मिल रहा है। तो वो कहता आज नहीं मिल सकता मां, मैं मां ऐसी जगह छिप गया हूं
जहां से मैं बाहर नहीं आ सकता। ये माँ और बच्चे का संवाद ही है, ये माँ और बच्चे का प्रेम ही है। मैं तो आई डू नॉट थिंक आई एम द इलेक्ट्रिसिटी एवर, आई एम द वायर। मेरे माध्यम से ये भावना बह चली और आप तक पहुंच गई। आई नेवर कंफ्यूज माई सेल्फ एज इलेक्ट्रिसिटी। मैं सिर्फ अपने को बिजली का तार समझता हूं, अपने को मैं धन्य समझता हूं कि मेरे माध्यम से ऐसी कोई भावना, इतनी उत्कृष्ट भावना आप तक पहुंच सकी है। पर आपके जैसे गॉड गिफ्टेड आई थिंक बहुत कम होते हैं जिनमें ट्रूली ए टैलेंट है टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स द वे यू डू। आपके एक रिसेंट इंटरव्यू को मेंशन करना चाहूँगी जहाँ पर आपने बात की कि कैसे अब बहुत ज़्यादा कंटेंट ओवरलोड है, कंटेंट इंडिजेशन है। क्यों आप ये कहते हैं, इसके क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, और इससे क्रिएटिविटी किस तरह से हिट लेती है? दो चीज़ें इसमें मैं कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण सब विषय है ये कि आप लोग सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पे। देखिए ये जो अंधी दौड़ है कंटेंट कंटेंट कंटेंट, भाई इंसान को, आप चलिए इसको कंपेयर करते हैं भोजन से। आप खाना खाते हैं, एक न्यूट्रिशंस आज बड़े पॉपुलर होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, आप देखते हैं कि इसमें खाने में क्या क्या है, मेरे शरीर को क्या नुकसान करेगा, खाना गरिष्ठ है कि भोजन अच्छा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कंटेंट जो है वो मस्तिष्क का भोजन है। जितना ध्यान आप भोजन में देते हैं, और अगर आपने गलत खाया तो आपको अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपके दिमाग को भी होगा अगर आप गलत कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट देखेंगे। अगर आप बेतहाशा, आप सोचिए सुबह से शाम तक खाते ही चले जाएं, आप स्नैकिंग कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, शाम तक आपकी क्या हालत होगी? वही आपके मस्तिष्क की हालत हो गई कंटेंट देख देख करके। तो एक तो कंटेंट इंडाइजेशन का टाइम है ये। दूसरा, जो पेरेंटिंग है, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन के सामने छोड़ दिया जाता है। हम लोग जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो चख करके खाना खिलाते हैं बच्चे को हमेशा। माँ देखती है उनमें मिर्ची तो नहीं है, गर्म तो नहीं है ज़्यादा। कंटेंट को भी चखना शुरू कर दीजिए आप बच्चों को खिलाने से पहले। दिस इज हाई टाइम वी डू इट। और ये जब ऐसे समय में, ये मैं, देखिए अर्नब जी, मैं जो हूं ना बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हूं। मुझे लगता है कि कोई भी युग है उसमें जो युग को आगे, उसका पॉजिटिव पक्ष लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वही ये निर्धारित करते हैं कि वो युग कहां, किस दिशा में जाएगा। ठीक है, कंटेंट की आंधी है इसमें बहुत। अभी तो हम एआई पे भी चर्चा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर सब्जेक्ट विच आई एम वेरी वेरी डीपली इनटू, एंड मुझे लगता है कि उस पर भी बहुत चर्चा होनी चाहिए। ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? क्या हम कंटेंट के शिकार होंगे या कंटेंट को अपनी तरह से मोड़ेंगे और अपने लिए ही मोड़ेंगे? तो उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी की है। लोग कहते हैं कि कविता जो है वो सफर करेगी, पोइट्री विल सफर कहते। आप पूछने वाले थे मुझसे, मैं पहले ही बोल देता हूं। नहीं, कि कविता जो है एक लंबी कविता होती है। जैसे मैं आपको मसलन एक सुनाता हूं कि मेरी पुरानी कविता है, बिल्कुल सर, कि चलो हंसी को रिवाज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर लें, है मौन एक मोतियों की माला, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले, हंसी लुटा के हंसी जुटा ले, हंसी लुटा के हंसी जुटा ले, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में, पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे,
नए नगीने तलाश कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले। ये लंबी कविता है बहुत। लेकिन आज के युग में आपने कहा मेरे पास तो 10 सेकंड होते हैं, इंस्टाग्राम में डालनी है, कविता कैसे होगी? जरूर हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपको करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाजें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो। जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाजें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, तुम बौने बौने लगते हो। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। और झट से रफा दफा करने जब पानी लेकर बढ़ते हो, तुम बौने बौने लगते हो। वाह। ये छोटी कविताएं देखिए आप। जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया? जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया? आंख में झांको, दर्पण है एक, साफ साफ दिख जाएगा। वाह, बहुत ये दिस इज पिथी। क्या आज के मीडियम को देखकर हम नहीं लिख सकते? लिख सकते, पर बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये मान लेना कि कविता जीवित नहीं रहेगी। अच्छा, वो बड़े क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, मैं मानता हूं कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ ये कह सकता हूं, विदाउट ह्यूमिलिटी के साथ कह सकता हूं कि मुझे जो मीडियम मिला, फिल्मी गीतों का मीडियम, मैंने उसमें कविता को जीवित रखने का प्रयास किया है। ये मैंने कोशिश की है अपनी छोटी सी। बिल्कुल सर। और आपने सर संगीत को भी जीवित रखा है। उस्ताद हाफिज अहमद खान ने, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि शास्त्रीय संगीत का पाठ पढ़ाया, लेकिन उस दौर में प्रसून जी शास्त्रीय संगीत ठुमरी गायक बनाना चाहते थे। तो आप उस दिशा में नहीं बढ़े हैं, आप उसके बारे में भी मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए। और एक और, क्योंकि आपने क्लासिकल का जिक्र किया और आज हम संगम कर रहे हैं जिसका पहला शब्द है साहित्य, सुर और शक्ति। राजाधिराज, जिसमें सर साहित्य भी नजर आएगा हमें द्वापर का, और सुर आप लगाएंगे, और सर इसकी शक्ति अब हम लोगों को देखनी है कि कैसी रहेगी। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, राजाधिराज एक भगवान कृष्ण को एक ट्रिब्यूट मैंने लिखा। मैंने अपनी तरफ से अपनी पुष्पांजलि उनको दी, और उसमें ये प्रस्तुत हो चुका है, यहाँ भी उसका मंचन हो चुका है। इट्स बहुत ही भव्य इसका मंचन हुआ है। और भगवान कृष्ण के मेरा सौभाग्य है कि मुझे लिखने का सौभाग्य मिला, और मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। बम्बई की बहुत ही एक वो लोग बहुत डेडिकेटेड कहूँगा मैं भगवान कृष्ण के लिए फैमिली है, नाथवानी, उन्होंने इसको पूरा मेरे को ऐसा अवसर दिया कि मैं इस पर लिखूं। और ये मुझे उसमें, मैं इतना ही उसका आपको एक अंश दे सकता हूं कि मैंने उसमें लिखा था कि कौन है कहता कृष्ण हुए, तो कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल, हाथ बढ़ाओ खड़े सामने, यही खड़े हैं रूप बदल, पार समय की सीमा से है, पार जन्म के बंधन से, बुद्धि से समझ नहीं आएंगे, सोचो प्रेम भरे मन से, कौन है कहता कृष्ण हुए थे, कृष्ण हो रहे हैं पल पल। ये इसमें बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, आजकल एक बहुत रीजिंग डिबेट है, खासकर OTT के बाद तो जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस क्रिएटिविटी एंड अलाउइंग दैट अ फ्री रेन, वर्सेस कि हमारी भारतीय सभ्यता खतरे में नहीं आनी चाहिए। आपके लिए वो फाइन लाइन कहाँ है? देखिए,
सभ्यता तो बहुत महान होती है और सभ्यता जो है वो महीन धागों से बनती है, महीन महीन धागे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभ्यता कोई कुछ कह देगा तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी, या सभ्यता तो एक कंटिन्यूम है। लेकिन स्वयं नाज करना, मैं भारतीय सभ्यता को बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता समझता हूं और मैं उससे उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े का प्रयोग है ये, आप तो कविता समझते हैं। बिल्कुल सर। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। वाह सर वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और सर मैं, क्योंकि आज हम रिपब्लिक मीडिया के हेडक्वार्टर में बैठे हैं और हम सभी सर, आपने देखा है सर, इसका नाम द फॉरेस्ट है, ये बागान है जहाँ छोटे छोटे फूल हैं। और जैसा अभी सभ्यता का जिक्र हो रहा था, तो हम बांग्ला में भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, कन्नड़ा में भी हैं, और यहाँ एक भारत बसता है छोटा। और सर आप कविता को भी ढूंढते हैं, क्या कभी आपने सर राष्ट्र भारत को करीब से देखा, उसे अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की, कुछ अलग सा जो अभी तक हमने ना देखा हो सर? देखिए, एक तो मैं ये मानता नहीं हूं कि ये भारत कोई ब्रांड वैंड है या ब्रांड वैंड नहीं है। बिल्कुल सर। भारत तो एक सत्य है और सत्य जो है वो धरती से उगते हैं, वो बनाए नहीं जाते। हम क्या ब्रांड बनाए, ब्रांड वैंड क्या होता है? ये तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड व्हिच प्रोबेबली इज फाइन, वी यूज दोज टूल्स, बट लेट्स नॉट गेट मिसगाइडेड। हम लोगों को भारत को इतना छोटा नहीं समझना है, कोई ब्रांड है, कोई 4 ब्रांडिंग गुरु आएंगे उसको बना देंगे। क्या बनाएंगे आप भारत को? भारत आपसे पहले था। मैंने लिखा भी था पहले वो कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक बहुत ही प्रोटेक्टेड क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपका रहा है इन दोज ग्रोइंग अप ईयर्स इन उत्तराखंड। पॉलिटिकल साइंस के एक्सपोजर के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक, एंड जैसे आपने शुरू में बोला, हाउ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ कि मैं वो पत्थर हूँ जिसे धीरे धीरे शेप मिला। टुडे यू आर ऑल्सो अ फादर, एंड आपने अभी सोशल मीडिया AI की भी बात की। जिस टाइम में आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप किस तरह से फ्रॉम द टाइम योर क्रिएटिविटी होन्ड इन द मैनर, एंड अभी जिस तरह से आगे आप इंडिया डेवलप हो रहा है, जिस तरह से यूथ आगे बढ़ रहा है, आपका क्या विजन आता है इस पर? देखिए, एक तो मैंने कहा, पहले भी कहा कि बच्चों के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमें जब कंटेंट में अभी हम बात कर रहे हैं, या आई थिंक हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि इस दौड़ में सबसे अमूल्य निधि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका उंगली पकड़ना हम भूल जाएं। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल के, नाजुक से मोती हंसने फिसल के, खो ना जाए तारे जमी पर। बच्चों के लिए मैं यही समझता हूं कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कलेक्टिवली हैव टू टेक, दैट व्हाटएवर वी नीड टू डू,
आप कंटेंट बनाएं, आप पढ़ाई कराएं, आप एजुकेशन हो, प्रोटेक्शन हो, हर तरह से एक ऐसा समाज जो बच्चों के लिए अच्छा हो। देखिए, 2 वल्नरेबल एंड्स हैं हमारे यहाँ, और हम अपने समाज को बहुत वॉच करना चाहिए। अगर ये 2 वल्नरेबल एंड्स आपके ठीक से नहीं चल रहे हैं तो आपका समाज सुंदर समाज नहीं कहा जा सकता। एक बच्चे और दूसरे बुजुर्ग, ये दोनों वल्नरेबल एंड्स अगर आपके समाज में दुखी हैं तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। एक समाज में, एक सभ्यता में अगर ये 2 वल्नरेबल एंड्स, बच्चे और बुजुर्ग, खुश नहीं हैं, परेशान हैं, तो आपके समाज में कुछ गड़बड़ है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवर द इयर्स आई हैव लर्न्ड दैट, एंड आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स दैट वी इंश्योर कि हमारा समाज ऐसा समाज बने जिस पे हम नाज कर पाए। प्रसून जी, आपने इस बात को कहा ही है तो मैं चाहूंगा आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी एक कविता है, जब बचपन तुम्हारी गोद में, जब किलकारियां सहम जाए, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। सर, मैं चाहूंगा कि इसका कुछ पंक्तियां आप जरूर सुनाएं, क्योंकि इसमें बहुत संदेश है। मेरे पास कहाँ है, देखना पड़ेगा। समझो को कि कुछ गलत है। मैं समझो कुछ गलत है। जी जी जी, समझो कुछ गलत है। मैंने तब लिखा था कि मुझे लगा कि भाई अगर आप पढ़ दीजिए ना, इसे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ढूंढ तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू हैव इट। मैं देखता हूँ। कुछ और पढ़ें तब तक। जी जी सर, आप जो बेहतर समझे। मेरे पास है नहीं इस वक्त यहाँ पे। आपने जिक्र कर दिया सर, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। एक और चीज का जिक्र करते हैं जी, कि हम जब बात ही कर रहे हैं कि कैसा समाज हमें चाहिए, मैं ये मानता हूं कि हमको इस देश पर, और देश की भी बात कर रहे हैं, आपका चैनल का नाम भारत है, ये सिर्फ एक बातचीत की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने तारे ज़मीन पर फिल्म में एक एग्जाम्पल भी दिया था। एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, जहां पर लोगों को, जब वो पेड़ों को काटते नहीं, जब उनको कोई पेड़ काटना होता है तो वो मिलकर उस पेड़ को गाली देते हैं। दे कर्स द ट्री, दे कलेक्टिवली कर्स द ट्री, गलियाते हैं उसको, और वो धीरे धीरे मुरझा के गिर जाता है। हमको देखना पड़ेगा क्या हम अपने देश के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे। इतने क्रिटिक्स भाई कितना करोगे, कितना क्रिटिसाइज करोगे देश को। आज हमें, वी नीड बार्ड्स हु कैन सिंग फॉर आवर कंट्री एंड से कि आगे बढ़ो यार, हमें वो चाहिए। हमें जामवंत चाहिए अपने, बिल्कुल वो जामवंत जो कहते हैं तुम्हें याद है हनुमान जी से, तुम ही थे जो सूरज को निगल गए थे। तुम्हें क्या हो गया? तुम कह रहे हो कि समुद्र कैसे पार करूंगा, तुम तो सूरज को निगल जाते थे जब छोटे थे। अच्छा, मैं ही था, वही भारत हूं क्या मैं? जब लोग कहते हैं कि वाई डू यू डिस्कस योर पास्ट एंड ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट ऑफ दिस कंट्री, यू हैव टू। आपको अपनी शक्तियों का, अपनी भुजाओं पर अभिमान आवश्यक है। आप, वरना आप थक कर, सहम कर बैठ जाएंगे। आजकल सहम कर हम बहुत बैठ लिए हैं। हमें आवश्यकता है कोई हमें जामवंत जी की तरह हमारी शक्तियों का पुनर्एहसास कराए और कहे कि आप ही हैं जो कर सकते हो। एक गाना मेरा है, याद आ रहा है कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। बहुत जबरदस्त।
आपने कहा है कि बिकॉज ऑफ माई रोल इन द CBFC माई पेन हैज रिस्ट्रेन्ड. अब हम सभी लोगों के लिए जो आपका काम इतनी क्लोजली फॉलो करते हैं और आपसे और सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, थोड़ा एक डिसहार्टनिंग फीलिंग है, बट एट द सेम टाइम आपका एक्सपीरियंस और आपका एक्सप्रेशन कॉल्स फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल. आपने ये भी कहा है कि मुझे रेगुलेट नहीं करना है, दैट इज़ नॉट माई फर्स्ट इंटरेस्ट, बट जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप करते हैं is also what the country requires, and as an industry, as content by and large requires. जी मुझसे अक्सर पूछा जाता है, and I can't I mean I have to answer. I mean क्यों मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्म चेयर क्रिटिक्स थे और ऐसे समय से गुजर रहा था संस्था की आवश्यकता थी कि भाई कोई आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. अगर आप इतना ही आपको लगता है ये सही है वो गलत है, हम सब लोग क्या है आर्म चेयर क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, जब करने का समय आता है तो चिकन आउट. मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूं. जैसे कि मुझे लगता है जैसे मैं लुढ़कता हुआ पत्थर हूं, तो एक और ठोकर खाऊंगा क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शायद और तराश दिया जाऊंगा. तो मैंने आई टुक इट एज इट केम आई थिंक. और मैंने मेरे पास क्या निष्ठा है, मेरे पास ट्रांसपेरेंसी है, मेरे पास जो भी ईश्वर की दी हुई बुद्धि है या विवेक है, मैं उसी का प्रयोग करता हूं और काम करता हूं. और मैंने आते ही कहा था कि मुझे विवाद नहीं संवाद चाहिए. मुझे नहीं लगता कि क्रिएटिव लोग मूलतः किसी को परेशान करने के लिए कुछ बनाते हैं, वो अपना एक्सप्रेशन करते हैं, बट it's a different vantage point. What I realized, I've always been a creator, so I did not realize कि भाई कुछ सर्टिफिकेशन में आप किसी फिल्म को कैसे देखते हैं. It's a very different way of looking at things. But then अगर आप देखें, एक बहती नदी है जो, उस बहती नदी में जो तैर रहा है उससे आप पूछें कि नदी कैसी, तो क्या कहेगा वो? नदी आक्रामक है, एग्रेसिव है, टफ है. पर जो नदी के किनारे खड़ा हुआ है और ध्यान लगाना है वहां पर बैठकर, वो कहेगा नदी बड़ी शांत है, काम है, कामिंग सेंस ऑफ रिवर मुझे मिल रहा है. ये एक ही सत्य को दो तरह से देखा जा रहा है. देखिए आप, नदी तो बदली नहीं, नदी तो वैसे ही है, लेकिन देखने का नजरिया आपका बदल जाता है. सो आई थिंक what I realize is different people from different vantage point look at things, and all I have tried to do कि मैं एक संवाद स्थापित करूं इंडस्ट्री के बीच में और क्रिएटर्स के बीच में, और ऑडियंस क्या कह रही है उनका फीडबैक. मे बी देयर विल बी अ वे आउट. ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है. मैं अपनी तरह से कोशिश करता हूं कि जो भी मुझसे बन पड़े मैं करूं. बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत. और सर, जब आपकी लेखनी का हम जिक्र करते हैं, आपके बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें एक किस्सा याद आता है. प्रसून जी, स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था. वहाँ कुछ बच्चे एक्टर बने, कुछ बच्चे पॉलिटिशियन बने, कुछ क्रांतिकारी बने. प्रसून जी वहाँ पर कवि बनकर गए थे. प्रसाद बनकर गया था मैं. हाँ, जयशंकर, उनकी कविता भी पढ़ी थी आपने. जी 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 जी. रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी. वो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर जो आज बरसने आई. ये प्रसाद जी की कविता थी. और मैं हमेशा ये मानता हूं कि कई लोग आते हैं स्टेज पर, बड़े कवियों की रचनाएं पढ़ते हैं और लोगों को ये भ्रम देते हैं कि वो खुद शायद उन्होंने लिखी हो. तो मैं ये बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी. इसके पहले और इसके बाद आप सिर्फ मेरी ही रचनाएं सुनेंगे, क्योंकि कवि ये प्रलोभन नहीं छोड़ सकता कि उसको मंच मिला है और सुनने वाले मिले हैं. मैं तो पकड़ पकड़ के सुनाता हूं, आप तो बैठे हैं यहाँ पे, तो छोड़ कैसे दूंगा. नहीं सर. और आपके फोन में भी सर आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप उस कविता का पाठ करें. नहीं, एक नई कविता है. जी जी, इसलिए हम चाहते हैं कि संगम में वो नई कविता का जरूर पाठ होना चाहिए. देश की बात होती है तो फिर से एक मैंने लिखा है. और देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट. आई थिंक एक होता है आइकोनोक्लास्ट और एक होता है स्कल्प्टर.
एक होता है मूर्तिकार, एक होता है मूर्ति भंजक। दो चीजें। मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सोचने के लिए कह रहा हूं आपसे। बहुत समय से और बहुत वक्त से हम सिर्फ मूर्ति भंजना को ही क्रिएटिविटी मानते हैं। किसी कोई परंपरा को तोड़ दो, कोई चीज को नष्ट कर दो, किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह लगा दो, उसे आप वाह व्हाट अ वे ऑफ लुकिंग इट, क्रिएटिविटी आप कहते हैं उसको, सृजनात्मक। लेकिन जो छेनी हथौड़ी से बना रहा है, नक्काशी कर रहा है, कहीं हमने उसके साथ न्याय नहीं किया, उसको क्रिएटिविटी कहना हमने बंद कर दिया। आई एम नॉट सेइंग दैट क्वेश्चनिंग थिंग्स इज नॉट क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स इट इज। आप किसी चीज को नए तरह से देखें, सवाल उठाएं, लेकिन सिर्फ वही क्रिएटिविटी है जो हमने यहां तक इस देश में किया है अर्नब जी, कि इस देश के जो खूबसूरत राइटर्स और कवि थे, सूरदास जैसे कवि, जिन्होंने लिखा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोहि दूध पिबत भई अजहू है ये छोटी। वो मां से कह रहा है मेरी चुटिया कब बढ़ेगी, तुम तो रोज दूध पिलाती हो, कहती हो चुटिया बढ़ जाएगी, बढ़ती नहीं है। देखिए कैसा खूबसूरत चित्रण है बाल मन का, हमने उसको रिलीजियस पोइट्री कह के साइड में कर दिया। कितना बड़ा अन्याय है ये। आई थिंक वो क्रिएटिव हार्ट जो इतनी सुंदर रचना को दरकिनार कर सकते हैं, अपने को संवेदनशील तो नहीं कह सकते। इतनी सुंदर रचना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं तो चांद का ही खिलौना लूंगा, बस और कुछ नहीं लूंगा। Which modern child psychologist will not agree with that? That children do say things like that, and how beautiful poetry and the mother क्या करती हैं, वो लाती हैं एक थाल में पानी डाल के और उसके रिफ्लेक्शन को बोलती है देखो ये चांद है। And then the beautiful writing of Surdas is that how the child is playing with the reflection, the imagery, the use of metaphors, ये सब कितनी खूबसूरत चीजें हमने दरकिनार कर दी, क्योंकि हमने एक तरह की क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी कहा, दूसरी तरह की क्रिएटिविटी को हमने कहा आइदर इज रिलीजियस, डॉगमेटिक, ओल्ड, वॉट एवर यू सेड, बट वेयर डू यू हैव द हार्ट टू से दैट? इस देश की दर्शन में कहीं ना कहीं धर्म रहा है, और आप उसको अगर छोड़ देंगे तो आप इस देश के दर्शन के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो वी हैव टू नाउ टेक अ डिसीजन कि हम इस देश की परंपरा की बातें करते हैं तो किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे। वी हैव टू हैव अ वेरी लार्ज माइंड, और इस देश में वो माइंड रहा है, इस देश में वो हार्ट रहा है। इस देश की परंपरा ही नहीं है, संकीर्णता तो इस देश की परंपरा ही नहीं है। यहां पर तो इतने सारे मतांतर, बातें, पोइट्री, म्यूजिक ऐसा चलता है साहब, दिखा दीजिए मुझे दूसरा देश। शायद बहुत देश प्रेमी हूं, पर हूं क्या करूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि थैंक यू, ये मैंने नई कविता लिखी थी जी, कि अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के, धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए। हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। आज रक्त वाचाल हुआ है। मैं चाहता हूं अच्छी हिंदी का भी प्रयोग चलता रहे। आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है, स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है, विजय पताका लिए खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। लास्ट छंद है इसका। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे। जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है।
बहुत सुंदर सर। और इसका वर्णन क्या किया जाए सर, जब कठिनाई में आदमी फंसता है तो इसी तरह से वो निकल पड़े अपने जीवन को जीने के लिए, अपने कौशल को पहचाने और इसी दिशा में जाए। क्योंकि हम जब आपकी कविताएं पढ़ते हैं, सुयेशा सर ने प्रेम को भी ऐसे अपनी कलम में बांधा कि आज कई लोग हैं जो गुनगुनाते हैं, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकी। सर इसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। ये देखिए गजनी फिल्म का गीत है, और पहले तो ए आर रहमान जी के साथ जब भी काम करता हूँ तो हम कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते ही हैं, और आमिर स्वयं बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, बहुत आपको एक माहौल कोशिश करते बनाने का कि आप नया कुछ कहें। तो मुझे लगता था कि द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म में जो आमिर प्ले कर रहे थे वो कुछ ऐसा ही कह सकता था कि उसको समझ नहीं आता कि मुझे इतना अच्छा साथी कैसे मिल गया है। और शायद हम में से कई लोग ऐसे लकी होंगे यहाँ पर भी शायद, जो ये फील करेंगे और करेंगे। मुझे लगता है ये हर लवर का गाना है, ये भी बजता है तो मुझे पता है कि लोगों को क्या होता है, उनको सच में यकीन नहीं आता है कि ये मुझे कहाँ से मिल गया भाई, या कहाँ से मिल गई। क्योंकि वी डोंट फील, एंड आई थिंक गॉड इज वेरी काइंड टू सम हु गॉट दोज पार्टनर्स। ये सब उन लोगों के लिए है जिनको बहुत दे फील लकी इन लाइफ, एंड आई थिंक समवेयर वी डू ऑल फील, कहीं ना कहीं हम लोग को ब्लेस्ड है कि वो हमको फील होता है। और जो ब्लेस्ड नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं कि वो हो जाए ब्लेस्ड। पर कहते हैं फिल्मों में ही ज्यादा दिखता है, रियल लाइफ समटाइम्स कैन बी वेरी डिफरेंट। बट टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल हैट्स यू वेयर, हमने मतलब एडवर्टाइजिंग जीनियस, स्क्रीन राइटर, पोएट, ऑथर, लिरिसिस्ट, मैं आपसे आपके अंदर के पत्रकार के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। मैं रेफर कर रही हूँ आपके इंटरव्यू जो आपने प्रधानमंत्री के साथ किया था। बहुत सारे उस पर ऑफ कोर्स कमेंट्स आए, पर जब आपने वो किया, किस तरह से आपने प्लानिंग की, क्या थी अंदरूनी कहानी, कैसे आपने अप्रोच की? देखिए, पहली तो लंदन में आप बात करेंगे तो मेरे मन में तो कोई डाउट ही नहीं था कि मैं अपने देश के बारे में बात करूंगा। और फिर आपको कौन मिल रहा है देश के बारे में बात करने के लिए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देश प्रेमी आपको सामने मिल रहा है, जिससे आप बात करेंगे। वो भी हम भारत की बात करने वाले हैं, उसका कार्यक्रम का नाम भी भारत की बात था। तो ये तो एक अवसर है अपने देश प्रेम को व्यक्त करने का। अपने देश के बारे में आप विश्व में, विदेश में जाकर बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं पत्रकार कुछ नहीं हूं, मैं आई कम्युनिकेट और आई लव माई कंट्री। एंड उस समय उसी तरह के सवाल मुझे लगा सही हैं, पूछे जाने चाहिए देश के बारे में। तो हर एक के अपना अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और जैसे मैंने भी कहा कि जो निंदा करने वाले लोग हैं, हमारे कहा निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास रखना चाहिए। हमारे यहाँ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इंडियन कल्चर इज, हमारा देश ऐसा है, वो कहता है निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास बैठाओ। मैं उसमें थोड़ा जुड़ देता हूं कि निंदक को पास तो रखो, लेकिन सर पे मत चढ़ाओ। देखिए, निंदा का अर्थ आपका निर्माण होना चाहिए, आपका संहार नहीं। अगर निंदक आपको नष्ट करने के लिए आपकी निंदा करता है, तो ऐसा निंदक मुझे नहीं चाहिए भारत के लिए। मुझे ऐसा निंदक जरूर चाहिए जो भारत के हित में चर्चा करता है, लेकिन उसके मन में अगर यह भारत भाड़ में गया तो ऐसी निंदा से क्या लाभ होगा बताइए? वही वाली बात हो जाएगी जो मैंने कहा, सोलोमन आइलैंड में आप उस वृक्ष को बार बार गाली देते हैं और वो वृक्ष सूख जाता है। तो क्या भारत को सूखने देंगे हम? नहीं, हम सब पानी देंगे मिलकर। बिल्कुल। तो और ये मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आपने जो है लंदन में जाकर देश के बारे में वहां के क्रिटिक क्यों नहीं किया? भाई, क्रिटिक क्या करेंगे आप? अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं वो इंटरव्यू कर रहा था उनके साथ, तो मैं
वो प्रश्न पूछूंगा जो हमारे भारत की के बारे में एक सुंदर छवि प्रस्तुत करेंगे। भाई किसके घर में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये नहीं, ये थोड़ी कि अब आपने कहीं गए एक प्रोग्राम बताया चलो आज हम अपने देश की बुराई करते हैं। बुराई करते हैं, मतलब मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, तो गलत व्यक्ति चुन लिया आपने, मुझसे तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रसून जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि वृक्ष में पानी दें, पौधा एक है और इतना बड़ा वृक्ष है, उसमें पानी देना चाहिए, और हम भारत के वासी इस समय सबसे युवा हैं, तो युवाओं के लिए प्रसून जोशी क्या सोचते हैं, उनकी कलम क्या सोचती है? युवाओं के लिए कलम मेरी क्या सोचती है, लगातार मैं युवाओं के लिए ही मैं तो सोचता रहता हूँ। हम लोग तो युवा ही समझते हैं अपने को, अर्नब जी क्या अंदर से तो क्योंकि बस एक ही बात मैं कहता हूं कि पैशन है, पर पैशन फैशन नहीं बनना चाहिए कि पैशन का फैशन है, ओ वी आर ग्रेट, यू नो। ठीक है, जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, मैंने ही लिखा है, कंचा फूटे चूरा कांच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। ऑफ कोर्स आई बिलीव इन पैशन, मुझे पैशन, लेकिन साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि युवाओं में एक तरह का पेशेंस भी हो। देखिए, आप जाते हैं, कोशिश करते हैं, रोज कोशिश करते हैं, एक दिन मंजिल कहती चलो यार इसके पास चलते हैं, लेकिन तब आप घर से चले गए, उसने आपके दरवाजे में दस्तक दी, हु लिव्स हियर, उसने कहा अब यहां नहीं रहते, वो चले गए छोड़ के। अरे मैं तो आज मंजिल हूं, मैं तो मिलने आई थी आज, इतने दिन से पुकार रहे थे तो मैं आ गई आज, लेकिन आप है ही नहीं घर पे, आप घर छोड़ के चले गए। तो व्हाट हैपेंस इज, बहुत जल्दी ट्राई करना और बहुत जल्दी उससे निकल जाना, आई थिंक धैर्य की भी आवश्यकता है। तो युवाओं को मैं यही कहूंगा कि अपने पैशन से काम करें, लेकिन धैर्य भी रखें और अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। प्रसून जी, मैं चाहूंगा कि आप कोई गीत या कोई ऐसी कविता हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं, क्योंकि आपकी लेखनी, जैसा अभी सुयशा जिक्र कर रही थी कि हम इंतजार करते हैं, कई सारे ऐसे गीत हैं, मैं कितने ही गीत कह सकता हूं, क्योंकि हम सभी के दिल को छूते हैं। लेकिन आज इस संगम के मंच पर मैं चाहूंगा कि, क्योंकि आप तो ठुमरी सीखते भी थे, चाहते थे आपके, चलिए ठुमरी, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जी। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, मैंने एक गाना कंपोज किया है, और थैंक्स टू माय गुड फ्रेंड शंकर महादेवन, वो गाना फिल्म में है, वो आप सुनिए जरूर। वो पंडित छन्नूलाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने गाया है। कौन सी डोर खींचे कौन सी काटे रे, सांस अलबेली अलबेली कहे काहे मोहे पाटे रे, ये आप सुनिएगा। पर अभी हाल फिलहाल मैंने एक ठुमरी रची है, मैं आपको उसकी गुनगुनाकर जी सुना देता हूँ। ये मतलब मैंने कंपोज किया है अपनी तरह से, और आज के युग में शायद हम अभी पुरानी ठुमरियाँ सुनते हैं, कोई एक नई ठुमरी मैं बनाने की सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि ये काम मैं करूँगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो अब नहीं रहे, और मेरे हिसाब से इस युग की सबसे वेल राउंडेड आवाज थे वो, राशिद खान। कलकत्ता में रहते थे, और मैं तो फोन पे भी उनके साथ गाया करता था हम लोग, तो वो उनको मैंने ये सुना भी दी थी, लेकिन वो चले गए। बहुत अंदर से आवाज उनकी, बहुत खूबसूरत आवाज थी। और जब आपने कहा रामपुर घराने के वो एक्सपोनेंट थे। तो ये सोचिए कि आंखें जो होती है ना, ये कहते हैं रोविंग आई, ये इस पर मैंने लिखा है। नैना ये चंचल या तो वां रे, नैना ये चंचल या तो वां रे, नैना ये चंचल इत उत डोले, नैना ये चंचल इत उत डोले, इत उत डोले, कभी या तो
तो वारे नैनाए चल चलिया तो वारे। तो बहुत ये सुंदर। मेरा एक कॉम्पोजिशन है, मेरा एक नया क्रिएशन है जो मैंने आपको प्रस्तुत किया है। तो आई होप यू लाइक इट। बिल्कुल सर। और जैसा हम बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय आज इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन प्रसून जी, आज संगम के इस मंच पर आकर आपने हमें अभिभूत किया है और हम चाहेंगे कि साहित्यिक विरासत रिपब्लिक भारत उसका झंडा बुलंद करता रहेगा। और आज संगम का सफर शुरू हुआ है, लेकिन आगे भी इस मंच को हम उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे जैसा आपने कहा कि हमें उसका झंडा वरदार बनना है। हम जरूर बनेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक भारत को। बहुत बहुत